का हमारे YouTube चैनल पे बात करेंगे इंडियन ऑयल शेयर के बारे में। काफी सारी नई अपडेट्स आती नजर आ रही हैं और वीडियो के एंड पर बात करेंगे कुछ डिविडेंड स्प्लिट और काफी सारी कंपनियों ने नए बोनस की घोषणा भी करी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट उन लोगों से भी करना चाहेंगे, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाला सारा अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त करण, स्वागत है आपका अपने ही। 5 मिनट के लिए बिल्कुल ध्यान से अपडेट्स को समझने की कोशिश करेंगे और ये अपडेट्स काफी इंपॉर्टेंट भी रह सकते हैं। वैसे तो काफी अच्छी रैली हमें देखने के लिए मिली और ये रैली मैंने आप लोगों से पहले ही शेयर की थी कि यहाँ पर हमें ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में या फिर इंडियन ऑयल की मैंने बात कही थी कि एक अच्छा सिनेरियो या कुछ लेवल्स भी बताए थे किसी वीडियो में और एग्जैक्टली चलिए वही होता नजर आया। वैसे तो मैंने ये भी बोला ही था साथ में कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है, मेरा निजी विचार। चलिए जैसे भी है एक अच्छा सिनेरियो बनता नजर आया। अब आगे के पॉइंट्स को समझ लें। अपडेट्स के साथ कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी हैं। तो वैसे तो इस स्टॉक्स में तेजी देखने के लिए मिली, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में मजबूती जो मौजूदा तेजी देखने के लिए मिली है उस दौर का असर है जब कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। इससे कंपनियों को बेहतर ग्रोस रिफाइनिंग मार्जिन मिला और दिसंबर तिमाही में मुनाफा मजबूत रहा। तो ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो पिछले एक महीने की लगातार वीडियोस में या फिर पिछले 2 महीनों की लगातार वीडियोस में मैंने आपके साथ शेयर की है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां में रैली आती नजर आ सकती है। रीजन क्योंकि कच्चे तेल के दाम गिरे हुए थे तो उन्होंने उस समय कच्चा तेल सस्ता पकड़ में लिया। साथ में एक पॉइंट ये भी है कि सीजनल डिमांड और आर्थिक गतिविधियों में सुधार से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बिक्री बढ़ी है। तो हालिया बजट में एक्साइज ड्यूटी न बढ़ने से भी निवेशकों के लिए एक बड़ी चिंता दूर हुई, जो कि हमने बजट वाले दिनों में ही या बजट वाले दिन भी आपके साथ वीडियोस में लगातार ये बात को शेयर किया कि एक्साइज ड्यूटी नहीं बढ़ी, गवर्नमेंट ने किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया ऑयल मार्केटिंग कंपनी पे, पेट्रोल डीजल के दाम वही है, जो कि एक अच्छी बात है ऑयल मार्केटिंग कंपनी। तो डाउन स्ट्रीम कंपनियां अभी स्थिर से माध्यम कच्चे तेल के माहौल का फायदा उठा रही हैं। बेहतर रिफाइनिंग मार्जिन, मार्केटिंग स्प्रेड की वजह से स्टॉक्स में पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। हालांकि अगर कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आता है तो मिडिल ईस्ट का तनाव बढ़ता है, तो यही सबसे बड़ा जोखिम हो सकता है। चलिए इस पॉइंट पर फिर एक पॉइंट जो पहले भी शेयर होता है, अगर कच्चे तेल के दाम $70 से अबव निकलते हैं तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के प्रॉफिट में कुछ कमी देखने के लिए मिलेगी, यानी कि मार्जिन में। और अगर कच्चे तेल के दाम $75 पर डॉलर ऊपर निकलते हैं तो ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए बिल्कुल अच्छी बात रहने वाली नहीं है। और तो और ये तो देश के लिए भी बात अच्छी नहीं है, देश में भी इस चीज का महंगाई का असर देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन सीधा पॉइंट ये है कि अगर 2-4 मिनट अगली वीडियो आप नहीं देख सकते तो आपको अगली वीडियोस बिल्कुल समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि हमारी जो भी वीडियो रहती है वो पिछली वीडियो से कंसेप्टेड ही रहती है। अब यहाँ पर 2 पॉइंट सिंपल से समझेंगे। इस पॉइंट को समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। रूस या वेनेजुला कहां से तेल जल्दी इंडिया पहुंचता है, क्योंकि देखिए अभी आपको पता है टैरिफ कम होता नजर आया, उसके पीछे वेनेजुला से तेल खरीदने की बात कही गई है, फाइल में यहाँ पर साइन किए गए हैं। देखिए भारत के लिए तेल लाने वाले अब 2 डिलीवरी बॉय हो गए हैं, यानी कि एक वेनेजुला और दूसरा रूस। रूस भारत के लिए पड़ोस की गली में रहने जैसा है, यानी कि मतलब साफ है कि रूस से जो भारत तेल आता है वो काफी नजदीक है, लेकिन जिसकी डिलीवरी सुपर फास्ट है। वेनेजुला जो शहर के दूसरे कोने पर रहता है, जिसे आने में टाइम लगता है, लेकिन किसके तेल ज्यादा अच्छा है ये भी पॉइंट यहाँ पर समझ। इस पॉइंट को समझने से पहले इस पॉइंट को समझेंगे। इंडियन ऑयल बोर्ड की कल होने वाली बैठक में नगद डिविडेंड की घोषणा की जाएगी। क्या की जाएगी यहाँ पर समझते हैं। राज्य के स्वामित्व वाली तेल कंपनी इंडियन कॉर्पोरेशन तीसरी तिमाही के अपने नतीजों की घोषणा करने वाली। अक्टूबर-दिसंबर 2025 की आय घोषणाओं का सत्र शुरू हो चुका है। कई कंपनियों ने पहले उन तारीखों की घोषणा कर दी जिन पर वे 2026 की तीसरी तिमाही के अपने नतीजे जारी करेंगे। इंडियन ऑयल ने 16 जनवरी को एक्सचेंज को फाइलिंग के माध्यम से बता दिया था कि हम यहाँ पर जो है निदेशक मंडल की बैठक जो है इस महीने होने वाली है, और इस महीने यानी कि 5 फरवरी के दिन इंडियन ऑयल के रिजल्ट्स आते नजर आएंगे, जिसमें 31 दिसंबर को समाप्त तिमाही Q3 के रिजल्ट्स पर विचार किया जाए। इसके अलावा एक पॉइंट और भी यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि पिछले जो रिजल्ट्स थे वो करीब शाम 4 बजे लगभग घोषित किए गए थे 27 अक्टूबर 2025 को, और इसीलिए उम्मीद भी की जा रही है कि कंपनी गुरुवार 5 फरवरी को भी उसी समय के करीब तीसरी तिमाही के नतीजे भी घोषित कर सकते। ऐसा होगा यानी वो तो खैर समय ही बताएगा, लेकिन इसके साथ मेन पॉइंट ये है 5 फरवरी अपनी बोर्ड बैठक निर्धारित की है। 31 दिसंबर 2025 को समाप्त तिमाही के तीसरी तिमाही के परिणामों पर विचार किया जाएगा और उनकी घोषणा की जाएगी। यह भी उम्मीद की जा रही है
कि बोर्ड वित्तीय वर्ष 2026 के लिए अंतिम डिविडेंड की घोषणा कर सकता है। अगर करता है तो वेल एंड गुड है, नहीं करता है तो कोई पॉइंट यहाँ पर उठता ही नहीं है। अगर डिविडेंड देखने के लिए मिलता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज जो पॉइंट चल रहे हैं फिर वो तो चल ही रहे हैं। इंडियन ऑयल आपको पता है काफी अच्छी कंपनी है, डिविडेंड के नाम से जानी जाती है, तो हो सकता है डिविडेंड देखने के लिए मिल जाए तो वो शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी खबर हो। अब हम चलते हैं पहले वाले पॉइंट पर, यानी कि यूक्रेन युद्ध के बाद सिंपल सा पॉइंट है, रूस का तेल कितना सस्ता। ये बार फिर भी एक बार क्लियर कर रहा हूँ, पहले की वीडियोस में भी क्लियर किया था काफी बार, उसके बाद 1.5-2 महीने नहीं बताया था। भारत का इसका सीधा फायदा मिलता है, तेल उसका छूट पर मिलता है क्योंकि प्रतिबंध लगा था दूसरे देशों से रूस पर। भारत को 10 से 15 डॉलर प्रति बैरल सस्ता तेल मिलता रहा, यानी कि अगर ब्रेंट क्रूड 63 पर था तो भारत को रूसी तेल 50 से 53 डॉलर में मिल गया। यही वजह रही कि रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर भी बन गया। अगर हम यहाँ पर समझे तो वेनेजुएला से अब तेल खरीदने की बात ज्यादा पॉइंट सामने आती नजर आई है। क्या भारत को वो सस्ता पड़ेगा? कहा जा रहा है कि कागजों पर देखें तो वेनेजुएला का हैवी क्रूड अंतरराष्ट्रीय बाजार में रूस के तेल से भी सस्ता मिल सकता है, लेकिन इसमें शिपिंग, इंश्योरेंस, प्रोसेसिंग की लागत जोड़नी होगी। वेनेजुएला भारत से काफी दूर है, जिसमें ट्रांसपोर्ट का खर्च भी बढ़ जाता है। इसके बावजूद भारत के पास तकनीकी बढ़त है, जिससे वह इस तेल को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। चलिए, यह तो पॉइंट बहुत अच्छा है, लेकिन एक पॉइंट साफ क्लियर होता है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में रूस के तेल से भी सस्ता मिल सकता है, लेकिन शिपिंग, इंश्योरेंस, प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्ट चारों चीजों का खर्चा यहाँ पर बढ़ने का पूरा यहाँ पर रहेगा। दैट्स वाई पॉइंट साफ है कि कहीं ना कहीं ये उस रूस से तेल जो है महंगा ही मिले। दूसरा पॉइंट समझ लें तो भारत की रिफाइनरियों में भी एक कला है, वो भी एक अलग बात है कि भारत को सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर मिलता है कि भारत की जो रिफाइनरियां हैं खास तौर पर इस तरह डिजाइन की गई है वो किसी भी क्वालिटी का कच्चा तेल प्रोसेस कर सकती है। दुनिया में सबसे ऊंचे स्तरों में गिना जाता है, यानी कि बेहद भारी और सल्फर वाले तेल को भी आसानी से रिफाइन किया जा सकता है। लगभग सारी ही रिफाइनरियां, काफी रिफाइनरियां जो है जिनके टॉप नेम्स हैं वो यहाँ पर मजबूत हैं। तो ये भी एक कला है, लेकिन फिर भी पॉइंट एक सामने हमारे साफ होता नजर आ रहा है। वेनेजुएला से तेल तो सस्ता मिलेगा, लेकिन इसमें शिपिंग, इंश्योरेंस, प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ता है। दैट्स वाई यहाँ पर कहीं ना कहीं वो बात नहीं बनती जो रूस के तेल में बनती है। ये पॉइंट हमें बिल्कुल क्लियर है। फिर यहाँ पर एक और पॉइंट रह गया कि वेनेजुएला का तेल कितना अलग है। देखिए, इस पॉइंट को समझ लीजिए कि जो वेनेजुएला का तेल है वो सस्ता और उपयोगी है। इतना सस्ता और उपयोगी, वेनेजुएला का ज्यादातर कच्चा तेल हैवी और हाई सल्फर वाला होता है। इसका मतलब है कि इसे रिफाइन करना आसान नहीं होता और आम रिफाइनरियों में यह तेल ज्यादा खर्च और समय गवाता है, मांगता है। इसी वजह से दुनिया के कई देश इस तेल से दूरी बनाए रखते हैं और इसकी कीमत भी हल्के क्रूड के मुकाबले कम रहे। तो आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी कि यहाँ पर समय और तेल ज्यादा खर्च होता है। दैट्स वाई वेनेजुएला का तेल उस तेल के अकॉर्डिंग या कंपैरिजन इतना बढ़िया नहीं है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां यहाँ पर पहले से ही 2 महीने तक का स्टॉक तो अपने पास रखती ही है कम से कम। एटमीन के आगे जो मार्च और मई में आपको जो देखने के लिए अप्रैल में मिलने वाला है उसका स्टॉक ऑर्डर पहले ही दे जा चुके हैं और वो रूस से ज्यादा कंपैरिजन बाकी ज्यादा कंट्रियां जो हैं दूसरी वहां से देश जो हैं तेल वहां से ऑर्डर किए जा रहे हैं। सो दैट्स वाई आने वाले यानी कि Q4 में हमें शायद वो पॉइंट बनता नजर ना आए। हाँ, एक पॉइंट प्लस हो सकता है, वो यही है कि कच्चे तेल के दाम कम हो जाए। फिर यहाँ पर हमें पॉइंट बनते नजर आ सकते हैं आगे के Q4 के रिजल्ट्स में। और दूसरा पॉइंट हमारे पास वैसे ये भी अच्छा है कि गवर्नमेंट का किसी भी तरह का कोई सिनेरियो बना नहीं हुआ। बाकी वीडियोस में देखिए जितनी भी पॉइंट्स हम क्लियर कर रहे हैं आप और एजुकेशन पर्पस के लिए हैं, जितनी भी अपडेट्स हैं, कोई निवेश की, कोई फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह आप लें अगर आपने निवेश करना है। हमारा वीडियो फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए। और बड़ी बात यह भी है कि आप खुद भी स्टडी जरूर किया करें। पुराने सब्सक्राइबर हैं तो पहले 5 मिनट का वीडियो आपके लिए, नया तो पूरा वीडियो देख सकते हैं। बोनस सप्ली डिविडेंड शेयर अगर कोई है तो वीडियो के एंड पर शेयर किए जाते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी कि भारत के दैनिक जीवन को शक्ति प्रदान करने वाली एक अदृश्य शक्ति के रूप में खड़ी है, जो कि एक ऊर्जा कंपनी से कहीं बढ़कर, यानी कि इंडियन ऑयल एक राष्ट्रीय जीवन रेखा है जो देश के कोने कोने में लोगों को, उद्योगों और आकांक्षाओं को जोड़ती है। फॉर्च्यून ग्लोबल में 500 में से 127वें स्थान पर इंडियन ऑयल भारत की शीर्ष रैंक वाली ऊर्जा यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है और वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक विश्वसनीय नाम। राष्ट्रीय के अपने सशक्त आदर्शों से प्रेरित होकर इंडियन ऑयल भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी निरंतर प्रगति कर रही है। दूसरा पॉइंट समझे तो 1964 में अपनी स्थापना के बाद इंडियन ऑयल भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विकसित हुआ है। देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को, आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को भी ढलता नजर आया है। इन पॉइंट समझे तो शोधन, पाइपलाइन, विपणन, पेट्रोकेमिकल, गैस, रिन्यूएबल एनर्जी, उभरते हरित ईंधन की तरफ कंपनी काफी अच्छा करती नजर आ रही है। इंडियन ऑयल के पास लगभग 10 रिफाइनरियां हैं जिनका स्वाथिंग और संचालन वह खुद करती है और इन रिफाइनरियों की संयुक्त क्षमता भी 80.75 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है, जो भारत के सबसे बड़े क्रॉस कंट्री पाइपलाइन नेटवर्क का प्रबंधन भी करती है, जो कि 20,000 किलोमीटर से अधिक लंबा है और प्रति वर्ष 100 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन भी
करता है। 40,000 से अधिक ईंधन स्टेशन, 63,000 से अधिक ग्राहक संपर्क बिंदु यानी कि कस्टमर जो जुड़े हुए हैं और एक विशाल खुदरा नेटवर्क के साथ इंडियन ऑयल प्रतिदिन 3 करोड़ से अधिक ग्राहकों की सेवा प्रदान करता है। प्रतिदिन 22 लाख एलपीजी सिलेंडर को रिफिल करता है। 130 हवाई अड्डों पर प्रतिदिन 2800 से अधिक उड़ानों का ईंधन प्रदान करता है। तो ओवरऑल आप समझ पा रहे होंगे मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। इसमें कुछ अलग से समझाने वाला नहीं है। हम यहाँ पर मेन मोटिव से थोड़ा डीप बात कर रहे हैं कंपनी के बिजनेस को लेकर के कि एक्चुअल में कंपनी कर क्या रही। समझा जाए तो यहाँ पर काफी अच्छी चीजें हैं समझने के लिए। इंडियन ऑयल की अगर विशालता की बात करें तो एक जिम्मेदारी की भावना के अनुरूप है। भारत की सबसे बड़ी ग्राहक केंद्रीय संगठनों में से एक होने के नाते कंपनी अपने दूरस्थ क्षेत्रों में भी निर्बाध ऊर्जा पूर्ति सुनिश्चित कर इसका प्रमुख जो एलपीजी ब्रांड इंडेन है 15 करोड़ से अधिक घरों तक पहुंचता है, जबकि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना जैसी पहलों ने भी ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में भी स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन को पहुंचाने में मदद की। तो ये है इंडियन ऑयल के ऑल ओवर बिजनेस की बात हमने जो की। इसके अलावा समझे तो इंडियन ऑयल परिवर्तन की ओर भी बढ़ता नजर आ रहा है। कंपनी भारत के स्वच्छ ऊर्जा, आपको पता है गवर्नमेंट का टारगेट है 2047 का देश को नॉन फॉसिल फ्यूल से यहाँ पर अग्रह करना और नॉन फ्यूसी फ्यूल से चलने वाली जो ग्रीन एनर्जी से चलने वाली चीजें हैं लाइक हरित हाइड्रोजन, जैव ईंधन, सभी बायोगैस, सीबीजी, इथेनॉल मिश्रण, एसएफ, तत्व विमान ईंधन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में भी भारी निवेश कंपनी करती नजर आ रही है बैक टू बैक। अगर मार्च 2025 तक की बात कर ली जाए तो E20 पेट्रोल 8,000 से अधिक आउटलेट पर उपलब्ध, 470 से अधिक आउटलेट एथनॉल 100 पर उपलब्ध। इंडियन ऑयल भारत में 14,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन भी संचालित कर रहा है, जो भारत के कुल चार्जिंग स्टेशनों का लगभग 58% है। यह कंपनी टाटा मोटर के सहयोग से हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसों का संचालन भी करती है। अगर हम बात करें हरित नवचारों में सूर्यानुतन सोलर कुकटॉप यानी कि सोलर कुकटॉप जैसे उत्पाद और बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन कार्बन कैप्चर परियोजनाएं भी शामिल है। तो इस तरह से ऑल ओवर आप कंपनी का पॉइंट टू पॉइंट समझ पा रहे हैं किस तरह से कंपनी अपने पहले इंडियन फिर ऑयल का सिद्धांत उसकी CSR पहलों में गहराई में झलकता है। यानी कि वित्त वर्ष 2024-25 में ही कंपनी ने CSR में भी 460.49 करोड़ का निवेश किया, जिससे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, स्वच्छता, महिला शक्तिकरण और कौशल विकास, ग्रामीण विकास, पर्यावरण स्थिरता में 13.6 मिलियन से अधिक लोगों को लाभ है। इंडियन ऑयल को देखिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं, कहीं कहीं से बहुत सारी जगहों से मान्यता भी प्राप्त हुई है। ऑल ओवर मेन पॉइंट को समझे तो वो ये है कि इस तरह से इंडियन ऑयल पूरे देश में फैला हुआ अपना बिजनेस, अपना काम करता रोजाना नजर आ रहा है। होप सो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इंडियन ऑयल एक्चुअल में क्या कर रहा है। और अगर आप यहाँ पर पैसा लगा करके बैठे हैं तो भी आपको समझ आया कि इंडियन ऑयल का एग्जैक्ट बिजनेस चल क्या रहा है। और अगर नहीं लगाए या फिर लगाने के बारे में सोच रहे हैं तब भी आपको पता चला होगा कि यहाँ पर इंडियन ऑयल का बिजनेस क्या है। और भारत कच्चे तेल की अपनी लगभग 88% मांग को आयात से पूरा करता है, यानी कि विदेशों से ही लेता है। क्रूड की कीमत में प्रति बैरल यानी कि $1 की भी गिरावट अगर रहती है तो भारत को ईयरली तेल आयात का जो खर्च है करीब 13,000 करोड़ रुपए की कमी आती है। उस हिसाब से देखा जाए तो कच्चा तेल काफी कम रहा है। यहाँ पर $75-80 से नीचे आता नजर आया। 75 पर बहुत समय बना रहा, फिर यहाँ पर 65 के करीब बना रहा, तो फिलहाल 60। उस हिसाब से तो काफी 1,000 करोड़ की आयात खर्च में कमी आई। लेकिन यहाँ पर जून तक इनका फायदा देखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को तो है ही, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम वही बने हुए हैं और कच्चे तेल के दाम कम है। कच्चा तेल सस्ते में खरीदा जा रहा है और एक अच्छा मुनाफा भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कमा रही हैं। क्रूड के दाम $50 प्रति बैरल या उससे भी कम हो सकते हैं, जो कि कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था। एनालिसिस द्वारा ऐसा कहना था। इससे भारत को अपना इंपोर्ट बिल घटाने में भी मदद मिलेगी और इस मद में बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। सो पिछले 20 वर्ष में भी बात करें तो $161 अरब का कच्चा तेल आयात किया गया था। तो ये एक बड़ी ही पॉजिटिव न्यूज है। अगर यहाँ पर जो ये तो खैर हो ही रहा है कि कच्चा तेल के दाम कम है, तो ये तो खैर होती न्यूज है जो कि एक अच्छी ही है। देखिए इंडियन ऑयल की बात करें तो इंडियन ऑयल में काफी सारी चीजें नहीं है। काफी सारे प्रोजेक्ट्स कंपनी के चलते नजर आ रहे हैं। काफी सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पर शुरू भी होते हुए नजर आए। इंडियन ऑयल की बात करें तो एक बड़ी निवेश की योजना है आगामी परियोजनाओं के लिए। अगर 5 साल की बात करें अगले, तो 1.66 ट्रिलियन का निवेश किया जाएगा। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य है शोधन और पाइपलाइन में अपना मुख्य व्यवसाय का विस्तार करना है। जो कंपनी के CEO ने, कंपनी ने यहाँ पर जो अपनी परियोजनाओं के लिए अगले 5 वर्ष का एक निवेश का बयान दिया है, या फिर यहाँ पर CEO के द्वारा बयान दिया गया था। अगर समझा जाए तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, यहाँ पर मुख्य उद्देश्य यही बनता है कि पाइपलाइनों में मुख्य व्यवसाय का विस्तार करना है। साथ में पेट्रोकेमिकल, प्राकृतिक गैस, हरित ऊर्जा में महत्वपूर्ण विविधता लाना है, ताकि 2040 तक शुद्ध शून्य प्रचालन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके, यानी कि नॉन फॉसिल फ्यूल खत्म किया जा सके और रिन्यूएबल एनर्जी लाइक यहाँ पर ग्रीन एनर्जी की तरफ कदम को बढ़ाया जाए। अगर हम बात करें कंटिन्यूसली
कंपनी का यहाँ पर क्या मुख्य व्यवसाय या विस्तार या रिफाइनिंग या क्या सिनेरियो है, तो आईओसी की जो योजना है वो 2028 तक, तो इसकी कुल कच्चे तेल की शोधन की क्षमता है वो 80.75 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 98.4 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष करने। अगर हम पानीपत रिफाइनरी की बात करें तो 25 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक विस्तार कार्य प्रगति पर है, जो जून 2026 तक इसके चालू होने की उम्मीद है। पानीपत रिफाइनरी। गुजरात रिफाइनरी की बात करें तो इसकी भी क्षमता 13.7 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 18 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष करने का कार्य प्रगति पर है, जो 25-26 में से चालू करने का प्रस्ताव है। बरौनी रिफाइनरी की बात कर ले, उत्पाद क्षमता 6 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष करने के साथ साथ पेट्रोकेमिकल इकाइयों को जोड़ने का भी कार्यान्वयन के अधीन है। तो इस तरह से कंपनी अपनी जो रिफाइनरियां हैं उन पर अपनी कैपेसिटी को बढ़ाती है। अगर कोई भी कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी लागत या अपनी क्षमता को बढ़ाती है अपने बिजनेस के लिए, तो फिर उसके बाद उस कंपनी की सेल्स में भी इजाफा होता है। जब फिर किसी कंपनी की सेल्स में इजाफा होता है तो कंपनी के प्रॉफिट में अपने आप फर्क पड़ता है। अगर इंडियन ऑयल की बात करें तो इसमें तो काफी सारी चीजें हैं जो कि सारा कुछ देख करके चलना है, जैसे कि क्रूड ऑयल के प्राइस, इस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम, तो इनमें तो काफी चीजें देखनी पड़ती हैं। लेकिन अगर पॉइंट पर पॉइंट समझें तो यहाँ पर कंपनी का जो मेन है, जैसे कि हमने कल कर्ज के लिए बात की थी, कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है, उसके अलावा समझें तो पाइपलाइन अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो चल रही 21 परियोजनाओं के माध्यम से नेटवर्क को 22,000 किलोमीटर से अधिक तक विस्तारित किया जाए। इसके अलावा भी समझें तो कच्चा तेल पाइपलाइन लगभग 9,000 करोड़ रुपए की लागत से एक नई 17.5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष पाइपलाइन का निर्माण किया जा रहा है, ताकि बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। पानीपत रिफाइनरी परियोजनाओं में सिलीगुड़ी से नेपाल के झापा तक एक नई उत्पाद पाइपलाइन और एक विस्तार शामिल है, यानी कि एक इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय पाइपलाइन की बात की जा रही है। इंडियन ऑयल का लक्ष्य 2030 तक अपनी पेट्रोकेमिकल क्षमता को 3 गुना करना है, जिसमें विशेष रसायनों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इसके अलावा भी समझे तो पारादीप रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स पे भी 61,077 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश और धोरी फीड क्रैकर इकाई के लिए 13,840 करोड़ रुपए वाली एक बड़ी परियोजना का उद्देश्य है पेट्रोकेमिकल उत्पाद करना और आयात को कम करना। इस तरह से 2026 अप्रैल तक 76 के पूरा होने की उम्मीद है। कंपनी ऊर्जा मिश्रण में भी प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सरकार के लक्ष्य का सपोर्ट करती है। पाइपलाइन सिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है। एनोर एलएनजी टर्मिनल विस्तार यानी कि 5 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़ाकर 10 मिलियन मीट्रिक टन करना। तो हो सकता है आधी चीज़ें आपको पता हो, आधी चीज़ें आपको अब पता चल रही हो, और काफ़ी सारे वर्ड भी ऐसे हैं जो यहाँ पर प्रॉपर जो है कंपनी अपनी प्राकृतिक गैस पर भी हिस्सेदारी बढ़ा रही है। तो ऑल ओवर कंपनी का एक बढ़िया बिजनेस प्लान हम समझ पा रहे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी पर भी कंपनी का विस्तार करना जारी है। पोर्टफोलियो को 3 वर्षों के भीतर 18 गीगावाट का लक्ष्य शामिल है, जहां पर अपने पोर्टफोलियो को 31 गीगावाट तक बढ़ाने की बात कही जाइए। इसके अलावा कंपनी की एक सहायक कंपनी टेरागली लिमिटेड के माध्यम से भी किया जाएगा। और ग्रीन हाइड्रोजन भी आपको पता है, ग्रीन हाइड्रोजन पर भी कंपनी बड़ा ही लेवल पर काम कर रही है। जैव ईंधन SAF जो जहाज़ों में डलता है, और फिर नए उद्यम पर भी यहाँ पर कंपनी का बना सिस्टम, परमाणु ऊर्जा, बैटरी निर्माण, और फिर एल्युमिनियम एयर लिथियम ऑयल सेल खोज करना भी शामिल है। सो काफ़ी सारी चीज़ें कंपनी यहाँ पर अपने बिजनेस को लेकर के दिखा रही है। इसके अलावा भी समझे तो ऊर्जा परिवर्तन के लिए ही 2.5 ट्रिलियन का भारी निवेश करना जारी है। इसमें हरित हाइड्रोजन, जैव ईंधन 2028 तक रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को 18 गीगावाट तक विस्तारित करना शामिल है। तो इस तरह से कंपनी लगातार अपने इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस करती नजर आ रही है। हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर लें, प्रोजेक्ट स्प्रिंट पर हमने एक परसों वाली वीडियो पर भी आपके साथ ऑल ओवर डिस्कस किया था कि क्या प्रोजेक्ट स्प्रिंट का मीनिंग है और क्या यहाँ पर सिस्टम बनाए जा रहे हैं। सो बात कर लेते हैं बोनस इशू का स्पष्टीकरण। यानी कि पास 10 शेयर हैं तो अक्सीटा कॉटन आपको एक और शेयर देगी, जानिएगा। तो अक्सीटा कॉटन बोनस शेयर रिकॉर्ड डेट की बात करें तो सूचित किया गया है कि कंपनी ने 13 फरवरी 2026 यानी कि फ्राइडे की डेट को रिकॉर्ड तिथि निर्धारित। कंपनी के बोनस इक्विटी शेयरों का निगमन आवंटन के पात्र शेयर धारकों को निर्धारित किया जाएगा, यानी कि 1.10 के अनुपात में होगा, अर्थात रिकॉर्ड तिथि पर प्रत्येक 10 मौजूदा इक्विटी शेयरों के लिए
एक बोनस इक्विटी शेयर जारी किया जाएगा जो शेयर धारकों की स्वीकृति के अधीन है। और अक्षिता कॉटन ने एक नियामक फाइलिंग में भी कहा, यानी कि 5 जनवरी को यह बैठक हुई थी और यहां पर सिफारिश की गई बोनस इक्विटी शेयर यानी कि 1.10 के अनुपात में जारी किए जाए। और यहां पर यानी प्रत्येक 10 मौजूदा इक्विटी शेयरों के बदले एक बोनस इक्विटी शेयर आवंटित साथ में किया जाएगा जो शेयर धारकों की मंजूरी के अधीन होगा। अगर वैसे बोनस निगम के पहले कंपनी की चुकता शेयर पूंजी 34.77 करोड़ है। बोनस निगम पूरा होने के बाद कंपनी की चुकता शेयर पूंजी बढ़कर 38.25 करोड़ रुपए तक होने की उम्मीद है जो ₹1 अंकित मूल्य के शेयरों के बराबर हो। अक्षिता कॉटन इस बोनस शेयर निगम के लिए 3.47 करोड़ रुपए के मुक्त भंडारण का उपयोग करेगी जिससे बोनस शेयर निगम के लिए पूंजीकृत किया जाएगा। यानी कि 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी की जो वित्तीय परिणामों के अनुसार कंपनी के पास 28.2 करोड़ रुपए का मुक्त भंडार है जो कि एक मजबूत भंडार स्थिति को दर्शाता है। बोर्ड मीटिंग की तारीख से 2 महीने के भीतर यानी 4 मार्च 2026 को या उससे पहले अक्षिता कॉटन द्वारा ऐसे बोनस शेयर भेजे जाने की अनुमानित तारीख है। शेयर की बात करें तो ऑल टाइम यहाँ पर रिकॉर्ड जो है ऑल ओवर जो रिटर्न माइनस ही देखने के लिए फिलहाल मिल रहे हैं। शेयर होल्डर्स की बात करें तो यहाँ पर पैटर्न सही बना हुआ है। प्रमोटर्स की होल्डिंग है। FII ने भी स्टेक अपना बढ़ाया है सितंबर मंथ में, जून से सितंबर में, और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं और पब्लिक का स्टेक भी यहाँ पर अच्छा खासा बना हुआ है। बाकी देखिए जैसे कि आपको पता है ये वीडियो बनाते हैं आप एजुकेशन पर्पज के लिए। कोई भी निवेश करें, कोई भी डिसीजन लें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पहले लें। बड़ी बात खुद स्टडी जरूर किया करें। चैनल पे सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहा था कि 29 जनवरी को कंपनी बोनस अनाउंस कर सकती है तो यहाँ पर एक पर 4 शेयर बोनस देने का ऐलान जो है कंपनी यहाँ पर करती आई है। यहाँ पर कंपनी ने बोर्ड मेंबर से 4.1 रेशो के बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसका मतलब है कि जिन निवेशकों के पास कंपनी के एक शेयर है उन्हें 4 अतिरिक्त बोनस शेयर मिलेंगे। कंपनी के शेयरों का फेस वैल्यू 1 है। बोनस शेयर भी इसी फेस वैल्यू पर जारी किए जाएंगे। क्यूपिड लिमिटेड ने एक्सचेंज फाइलिंग में साफ कहा है कि यह बोनस शेयर इशू अभी शेयर धारकों को रेगुलेटरी अथॉरिटी की मंजूरी के अधीन है। कंपनी एक EGM बुलाएगी जहां शेयर धारकों की सहमति ली जाएगी। वहीं रिकॉर्ड डेट को लेकर कंपनी ने कहा कि इसके बाद में बोर्ड द्वारा तय किया जाएगा। समय पर स्टॉक एक्सचेंज को इसकी जानकारी दी जाएगी। रिकॉर्ड डेट वही तारीख होती है जिसके आधार पर यह तय किया जाता है कौन से निवेशक बोनस शेयर पाने के हकदार रहेंगे। यानी कि कंपनी के बोनस शेयर इतिहास पर भी नजर डालें तो पहली बार नहीं है। BSE के आंकड़ों के मुताबिक क्यूपिड लिमिटेड अब तक 3 बार बोनस दे चुकी है। कंपनी पहली बार बोनस 2018 में 1.5 रेशो, दूसरा 2024 में 1.1 रेशो, फिलहाल तीसरी बार कंपनी ने 4.1 बोनस का ऐलान किया जो कि काफी पॉजिटिव माना जा रहा है। बाकी देखिए यहाँ पर आपको भी ध्यान रखना होगा अगर क्यूपिड लिमिटेड जो है इसका मीटिंग करती है रिकॉर्ड डेट का तो वो भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं।